यार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड एसएसटी, सीडीपी, पंजाबी पेडागोजी और ईवीएस की वीडियो अपलोड करते हैं। अब तक काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, जिनकी हेल्प से आप अपनी जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। अब तक की जितनी भी अपलोड वीडियो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब से पहले हमने 21 प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, आज हम 22 जो प्रैक्टिस सेट है वो डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें से लिए गए हैं, और जो सीटेट का एग्ज़ाम है उन्हीं में से आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? ऑप्शन ए है थॉमसन, बी है रेनेल, सी है जॉनसन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी है, रेनेल को जो रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शा बनाने का जो काम है वो सौंपा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्कॉटलैंड के किस अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब जो है वो लिखी है? ऑप्शन ए है जेम्स मिल, बी है रॉबर्ट मिल, सी है क्रिस्टन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, जेम्स मिल ने लिखी है बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसको 3 विशाल खंडों में उन्होंने विभाजित किया है। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा है। और इन्होंने ये जो बुक है 1817 में लिखी थी। सो क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री ने जो है बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक, कब लिखी है? 1817 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 विशाल खंडों में बांटा गया है। और किन 3 कालखंडों में बांटा है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 खंडों में उन्होंने बांटा है। और जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को डैश युग कहते हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक युग, बी है उपनिवेशिक युग, सी है मध्यकालीन युग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, औपनिवेशिक युग। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस समय जो है भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और न ही आर्थिक विकास था। और उपनिवेशीकरण क्या होता है? जब एक देश में दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, सही और गलत बताएं। तो ऑप्शन ए है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। ऑप्शन बी है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। और ऑप्शन सी है अंग्रेजों को लगता है कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आएगा गलत, इसमें से हमने बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो वो ऑप्शन बी गलत है। सरकारी दस्तावेज से हमें प्रशासन का पता तो लग सकता है, लेकिन आम लोग कैसे सोचते हैं ये नहीं समझ सकते हम। तो बी जो है ये गलत है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांटा है, और अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण अति महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों सही हैं, बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की ज़बरदस्त मांग थी?
ऑप्शन ए है सूती कपड़े और रेशम, बी है काली मिर्च लौंग, सी है इलायची और दालचीनी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। यूरोप के बाज़ारों में इन सभी जो वस्तुओं हैं इनकी ज़बरदस्त मांग थी। सो डी जो आंसर है सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने का इजाज़तनामा हासिल किया? ऑप्शन ए है 1589, बी है 1670, सी है 1600, डी है 1707। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी उस समय जो थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, उनसे चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का इख्तियार जो मिल गया था। और इस इजाज़तनामे का जो मतलब था यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, और इस चार्ट के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर इलाकों को खंगाल सकती थी, देख सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप से ऊंची कीमत पर जो बेच सकती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती ज़माने में फैक्टर कहा जाता था? ऑप्शन ए है व्यापार करने के कारणों को, बी है व्यापार करने के साधनों को, सी है व्यापार करने वाले व्यापारियों को, डी है छोटी छोटी फैक्ट्रियों के समूह को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती ज़माने में फैक्टर कहा जाता था वो कहा जाता था व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे उनको। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे पर शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है ताप्ती, बी है हुगली, सी है नर्मदा, डी है कावेरी। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। पहली फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वास्को ड गामा का कब भारत पहुंचा? ऑप्शन ए है 1495, बी है 1478, सी है 1498, डी है 1499। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। कालीकट में उतरा था 1498 में। सबसे पहले पहुंचने वाली अगर पूछा जाए कि व्यापारिक कंपनी कौन थी तो वास्को ड गामा पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली जो कंपनी है सबसे पहले भारत में पहुंचने वाली व्यापारिक कंपनी थी, और वास्को ड गामा ने भारत का जो समुद्र का रास्ता है वो खोजा था और भारत पहुंचा था 1498 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष तक कंपनी ने हुगली नदी के किनारे बसी आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था? ऑप्शन ए है 1632, बी है 1678, सी है 1696, डी ऑप्शन है 1707। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। 1696 तक जो है कंपनी ने जो कलकत्ता के इर्द गिर्द की आबादी थी उसकी चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था, और 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी जो है वो खरीद ली थी, और इसमें से एक गांव कलिकता था जो बाद में कलकत्ता बना, और अब इसे कोलकाता जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी ने किस मुग़ल सम्राट को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर, डी है फर्रुखियत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी औरंगजेब। सो कंपनी ने जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार किया था कि
वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया। फरमान क्या होता है? शाही आदेश। और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। और उदाहरण के लिए औरंगज़ेब ने फरमान से केवल कंपनी को ही जो शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाने चाहते थे और उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है कि जो औरंगजेब ने कंपनी को अधिकार दिया था, यहाँ सिर्फ जो उसके कर्मचारी हैं उनको निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो सिर्फ कंपनी को अधिकार दिया था, उसके जो अफसर थे उनको निजी व्यापार चलाने का अधिकार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वंशकीय कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यह शब्द लिखकर कलकत्ता से किसने भेजे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है वॉरेन हेस्टिंग, डी है विलियम जेम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। रॉबर्ट क्लाइव ने यह शब्द प्लासी का युद्ध लड़ाई जीतने के बाद जो है एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो शब्द है, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वंशकीय कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये शब्द लिखे थे रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? 1757, बी है 1758, सी है 1757, डी है जी 1756। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। अलीवर्दी खान की जो मृत्यु है वो हुई थी 1756 में, और वो बंगाल का नवाब था। अगर पूछा जाए कि अलीवर्दी खान कौन था, तो बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन ए है मुर्शद अली खान, बी है दोस्त खान, सी है जकरिया खान, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वो बना था सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए है 1756, बी है 1757, सी है 1758, डी है 1765। आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच, और इसमें जो है नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नवाब सिराजुद्दौला अपने किस सेनापति की वजह से प्लासी की लड़ाई हारा? ऑप्शन ए है मीर कासम, बी है मीर जाफ़र, सी है अलीवर्दी खां, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफ़र की वजह से। जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक था सेनापति मीर जाफ़र, उसकी वजह से, उसकी गद्दारी के कारण जो है नवाब सिराजुद्दौला हारा था। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी का असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह का यह नाम का कारण क्या था? जो पलाशी नाम था इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है यहाँ पर मिलने वाली पॉलिश के कारण, बी है यहाँ पाए जाने वाली पलाश के फूलों के कारण, सी है उपरोक्त दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन बी। पलाशी का जो नाम है वो यहाँ पर पाए जाने वाले फूलों की वजह से इसका नाम जो पड़ा हुआ था
और पलाश के जो खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्लासी की लड़ाई को जीतने के बाद कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है शासन की जिम्मेदारी संभालना, बी है व्यापार को फैलाना, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्यापार फैलाना। हालांकि प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों ने जीत ली थी, पहली बड़ी जंग थी जो उन्होंने जीती थी प्लासी की जंग, इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। और इस जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, लेकिन वो एक कठपुतली नवाब था। और कंपनी जो है अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य अभी भी व्यापार को फैलाना था, और अगर जो वो व्यापार को फैलाना चाहते थे, यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सके, तो किसी राज्य को वो सीधा अपने कब्जे में लेने की ज़रूरत नहीं समझते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मीर जाफ़र को हटाकर कंपनी ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? ऑप्शन ए है अली वर्दी खां, बी है मीर कासिम, सी है हजरत उल्ला, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जी ऑप्शन बी, मीर कासिम। सो मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था, लेकिन जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि जो इस तरह का उन्होंने रास्ता अपनाया है कि कठपुतली नवाब बनाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, तो ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर ही चलते थे। कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे क्योंकि आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और सुप्रभुता का दिखावा जो है वो करना पड़ता था। तो इसीलिए मीर जाफ़र ने कंपनी का जब विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को किस लड़ाई में हराया? ऑप्शन ए है पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी है लड़ाई मैसूर के युद्ध में, सी है बक्सर की लड़ाई, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर की लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। और अगर पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 1764 में, 1764 में ये जो युद्ध है वो हुआ था। और इस लड़ाई को जो है जीतने के बाद एक बार फिर से जो है मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? ऑप्शन ए वार्न हेस्टिंग, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह शब्द जो है वो कहे गए थे। 1765 में मीर जाफ़र की मौत हो गई। 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तो कंपनी के इरादे उस समय जो है बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब जो है वो बनना पड़ेगा। तो कठपुतली नवाब, कठपुतली हम जानते हैं कि खिलौना है, खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं, और जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर जो कठपुतली कहा जाता है। और अंग्रेज़ों के समय जो नवाब हुए थे मीर कासिम और मीर जाफ़र, ये दोनों जो हैं कठपुतली नवाब कहा जाता है इनको। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कठपुतली नवाब कौन थे? तो मीर कासिम और मीर जाफ़र जो है वो कठपुतली नवाब थे। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो सुनेंगे तभी जो सीटेट का एग्ज़ाम है अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बड़े लॉजिकल जो क्वेश्चन है वो आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का जो उत्साह है वो मिले, और आपके लिए हम और इससे अच्छी वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन की वो लेकर आएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।